वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू क्लास ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग के बारे में और कुछ टीचिंग मेथड्स। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग क्या है? टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। कि ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंजेस लाना या मॉडिफिकेशन करना, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। ओके जैसे बच्चा पैदा होता है वो एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट को फेस करता है, वो चीज़ों को महसूस करके, चीज़ों को देख के कुछ नया सीखता है और उसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन आती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे की फिंगर आग से जल जाए, वो चीज़ उसको पेन देगी, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो केयरफुल रहेगा कि मुझे आग से दूर रहना है, अदरवाइज़ ये चीज़ मुझे हर्ट कर सकती है। ओके तो अब क्या आ गया, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए। उसने अपना बिहेवियर कैसा बना लिया कि वो अब आगे से फायर से नहीं खेलेगा और केयरफुल रहेगा आग के पास जाते टाइम। ठीक है, तो इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन आते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। ओके सो लर्निंग के कुछ डिफरेंट व्यूज़ हैं। एक आ गया बिहेवियरिस्ट व्यू और दूसरा आ गया गेस्टॉल्ट व्यू। बिहेवियरिज्म की बात करें तो अगर बात करें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है जे.बी. वॉटसन। कौन से हैं? जे.बी. वॉटसन हो गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो कौन हो गए? जे.बी. वॉटसन हो गए। ओके और इनका बिहेवियरिस्ट व्यू क्या आ गया? बिहेवियरिस्ट कौन कौन से हैं जिन्होंने लर्निंग की बात की है? किसके लिए? कि जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस की वजह से हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि कौन थे? स्किनर थे, पैवलॉव थे या फिर थॉर्नडाइक थे। इन सब ने क्या बात की कि जब बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं तो उस चेंज की वजह से बच्चा लर्न करता है। ओके तो क्या व्यू था बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग? उन्होंने क्या बोला कि लर्निंग इज चेंज इन द बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की वजह से जो बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है उसको क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। ओके एज सून एज चाइल्ड इज बॉर्न ही ट्राइज टू लर्न समथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ओके जैसे जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चे को क्या करना है, हमें एक इन्वायरमेंट देना है, उसके बाद वो खुद से लर्न करेगा क्योंकि उसकी इतनी मेंटल कैपेबिलिटी है। तो जैसे बच्चा पैदा होता है वो क्या करता है? कुछ नया लर्न करने का ट्राई करता है। ओके तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन आ गए? जे.बी. वॉटसन आ गए। ओके और बिहेवियरिस्ट व्यू पे आ गया कि लर्निंग इज अ चेंज इन द बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और बिहेवियरिस्ट कौन कौन से आ गए? स्किनर, पैवलॉव, थॉर्नडाइक, ये सारे कौन से हैं? बिहेवियरिस्ट हैं। ओके उसके बाद आता है गेस्टॉल्ट व्यू। गेस्टॉल्ट व्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि लर्निंग किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन कॉन्फिग्रेशन, मतलब होलनेस ऑफ द सिचुएशन। कि लर्निंग क्या है? लर्निंग इज टोटल रिएक्शन ऑफ टोटल सिचुएशन। मतलब इन्होंने क्या बोला कि लर्निंग सिर्फ एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करती है या बच्चे को हमने एनवायरनमेंट दे दिया सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ये किस पे डिपेंड करती है? ये टोटल सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि सिचुएशन कैसी है, प्रॉब्लम कैसी है, बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी कैसी है, इन सारी बातों पे लर्निंग डिपेंड करती है। गेस्टॉल्ट व्यू किसका था? जैसे हमने पढ़ी थी इनसाइट लर्निंग थ्योरी गिवन बाय कोहलर। कोहलर क्या थे? गेस्टॉल्ट वादी थे। उन्होंने भी यही बात की थी कि जो लर्निंग है वो किस पे डिपेंड करती है? बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी, इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगी, लर्निंग सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, किस टाइप की प्रॉब्लम है, प्रीवियसली उसने किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। इन सारी बातों को ध्यान में रख के बच्चा लर्न करता है। ओके तो बिहेवियरिस्ट व्यू क्या आ गया कि जब क्या है, बच्चे कुछ एक्सपीरियंस करता है और उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आता है उस एक्सपीरियंस की वजह से। और गेस्टॉल्ट व्यू क्या आ गया कि लर्निंग इज टोटल रिएक्शन ऑफ टोटल सिचुएशन। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आ गए जे.बी. वॉटसन। ओके अब आता है रिलेशनशिप ऑफ लर्निंग विद डेवलपमेंट। लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड हैं? ओके तो लर्निंग और डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड हैं। ओके मतलब साथ साथ चलते हैं। दोनों ही कैसी हैं? लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस है जो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? जो बर्थ से स्टार्ट हो जाएगी और कब तक रहेगी? टिल डेथ। ओके मतलब बच्चा जैसे ही पैदा होता है, जन्म लेता है, वैसे ही क्या करेगा? वो सीखना स्टार्ट कर देता है और ये लर्निंग कहाँ तक रहती है? टिल डेथ। ओके
तो लर्निंग की बात हो या डेवलपमेंट की बात हो, इंटर रिलेटेड हैं, दोनों ही प्रोसेसेस बर्थ से स्टार्ट हो जाती हैं और टिल डेथ रहती हैं। बट क्या है, डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, डेवलपमेंट किसके बाद होगी, आफ्टर लर्निंग। मतलब बच्चा पहले कुछ लर्न करेगा, उसके बाद वो डेवलप होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को क्या करना है, कुछ नया कुछ सीखना है, जैसे अब बच्चे को राइड करना सीखना है। ओके, तो बाइक राइडिंग के लिए क्या करेगा, उसको वो लर्न करेगा उसके बारे में पहले। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करेगा, जिसकी वजह से वो जो नई स्किल सीख रहा है अब उसका बिहेवियर बन जाएगा, उसकी हैबिट बन जाएगी, मतलब अब वो चीज़ डेवलप हो गई। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो किसके बाद होगी, लर्निंग। मतलब पहले बच्चा लर्न करेगा, फिर वो हैबिट उस डेवलप होगी उसके बिहेवियर में। ठीक है, तो क्या है, दोनों इंटर रिलेटेड हैं एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस हैं, और लर्निंग पहले होगी देन डेवलपमेंट होगी। ठीक है, फिर आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, वैसे तो हमें पता है कि जो लर्निंग है वो कैसी है, एक तरह से सोशल प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, हर बच्चा लर्न करता है, हर बच्चा डेवलप होता है ओके विद मैच्योरिटी। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तभी हम क्या चीज़ देखते हैं कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है, और कुछ बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है कुछ नई चीज़ सीखने में, कुछ नया लर्न करने में। ओके, या कोई बच्चा क्या है, सेम एज के हैं बट एक बच्चा मेंटली ज़्यादा डेवलप है और दूसरे की मेंटल कैपेबिलिटी उससे कम है। तो ये किसकी वजह से है, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पर्सनल फैक्टर्स हो गए और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। ठीक, डिटेल में बात करें, पहले पर्सनल फैक्टर्स की बात करते हैं। तो पर्सनल फैक्टर्स में क्या आ गया, मैच्योरेशन आ गया। ठीक है, कि अगर हमें क्या करना है, बच्चे को कुछ लर्न करवाना है, तो वो उस चीज़ के लिए इतना मैच्योर है या नहीं। जैसे कि आप बोलो कि कोई 4 मंथ का बच्चा है, आप क्या कर रहे हो, उसको बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रहे हो, उसको बहुत कुछ सिखा रहे हो कि इस तरह चलना है, इस तरह पैर रखोगे तो आप चलोगे। बट बच्चा इतना मैच्योर है ही नहीं कि वो क्या कर सके, अभी चलना स्टार्ट कर सके। तो बच्चे को ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बहुत सारा टाइम दे रहे हैं तो उससे हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। नो, उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, बच्चे का मैच्योर होना भी इम्पॉर्टेंट है उस लेवल की चीज़ को सीखने के लिए। ओके, उसके बाद आता है एबिलिटी। क्या बात होगी कि जैसे आपने नोटिस किया होगा कि किसी बच्चे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। ओके, बट क्या है, उसको हिंदी अच्छी नहीं लग रही। ओके, या इंग्लिश अच्छी नहीं लगती। तो अब क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो मैथ्स में तो बहुत अच्छा है। ओके, उसको नंबर्स में इंटरेस्ट है, उसको नंबर्स बहुत अच्छी तरह से उसके माइंड में जाते हैं। ओके, बट लैंग्वेज उतना उसको समझ नहीं आता, तो उसकी एबिलिटी है। ओके, हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा हो, कोई बच्चा लैंग्वेज में अच्छा हो। ठीक है, तो लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, एबिलिटी पे भी डिपेंड करेगी। उसके बाद एटीट्यूड पे डिपेंड करेगी। ओके, कि बच्चा का एटीट्यूड कैसा है कुछ नया लर्न करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी। ओके, जैसे कोई बच्चा क्या है, खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाई में कम लेंगे। ओके, या कोई बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बट खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर्स है लर्निंग के लिए कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी लर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है मेंटल सेट, कि बच्चा कुछ नया लर्न करने के लिए रेडी है भी या नहीं। ओके, अब आपको बोल लें कि आपको क्या करना है, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये याद करने हैं, बट आपका मेंटल सेटअप उतना अभी है ही नहीं। मतलब आपको क्या करना है कि आप रेडी नहीं हो कुछ नया सीखने के लिए। तो जब तक बच्चा रेडी नहीं होगा कुछ लर्न करने के लिए, तब तक क्या टीचर या पेरेंट्स उसको कुछ नया नहीं सिखा सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। अब कोई बच्चा बीमार है और उसको क्या बोले कि जाओ बाहर खेलो कूदो, अब वो बहुत ज़्यादा उसको फीवर है, उसका सोने का मन कर रहा है, और हम बोलेंगे कि जाओ बाहर खेलो या पानी से खेलो। ओके, तो अब क्या आ गया कि उसकी फिजिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है कुछ लर्न करने के लिए, तो वो तब नहीं सीख सकता जब तक उसकी फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन सही नहीं होगी। उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंस है। अब कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसी बच्चे का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, किसी बच्चे का कम होता है। तो जिस बच्चे का ज़्यादा आईक्यू लेवल है वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी लर्न करेगा। ओके, फिर आता है मोटिवेशन,
कि कई बार बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है कुछ नया सीखने के लिए या डीमोटिवेटेड है, ये चीज़ भी अफेक्ट करती है बच्चे की लर्निंग को। तो कौन कौन से पर्सनल फैक्टर्स आ गए, मैच्योरेशन आ गया, बच्चा मैच्योर होना चाहिए वो चीज़ सीखने के लिए जो हम क्या चाह रहे हैं कि वो लर्न करे, उसकी उतनी एबिलिटी होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कुछ लर्न करने के लिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका मेंटल सेट मतलब वो रेडी होना चाहिए, फिर फिजिकल और मेंटल कंडीशंस भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चा लर्न कर सकता है, उसकी इंटेलिजेंस भी अफेक्ट करेगी, एंड मोटिवेशन। ये आगे पर्सनल फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अब पर्सनल फैक्टर्स की बात कर ली, वैसे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं कि कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं बच्चे की लर्निंग को। जैसे कि आ गया फिजिकल कंडीशन, कोई बच्चा कैसी जगह पे रह रहा है, ये चीज़ क्या करती है बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करती है। ठीक है, कि आप मान लो कोई ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपका घर एक साफ़ सुथरी जगह पे है, जहाँ पे बहुत टेम्परेचर भी अच्छा है, मतलब आपका पढ़ने का मन करेगा। और कोई बच्चा ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे क्या है, बहुत ही गंदगी है, ओके, झोंपड़ी में रहता है और बहुत शोर शराबा है उसके आसपास, तो उसकी फिजिकल कंडीशंस क्या हैं अगेंस्ट लर्निंग है। तो फिजिकल कंडीशंस भी पॉजिटिव होना, सही होना इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। उसके बाद आता है होम इन्वायरमेंट। कुछ बच्चों के क्या पेरेंट्स कैसे हैं, वो खुद ही जैसे बुक्स पढ़ते रहते हैं, उनका इन्वायरमेंट कैसा है कि बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, शांत इन्वायरमेंट है, ओके। या कोई ऐसा घर है जहाँ पे पेरेंट्स लड़ते रहते हैं हर टाइम, ओके। या आगे आपके पड़ोसी हैं वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो चीज़ क्या करेगी, बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करेगी, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, उसका ध्यान दूसरी चीज़ों में जाएगा। तो ये क्या गया, होम इन्वायरमेंट जो लर्निंग को अफेक्ट करता है। फिर आती है क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर मान लो आप ऐसी क्लास में हो जो एकदम छोटा सा रूम है जिसमें खिड़कियां नहीं हैं, ओके, एक दरवाज़ा छोटा सा जो भी बंद करके रखा हुआ है, एयर की वेंटिलेशन नहीं हो पा रही है, और दूसरा क्लासरूम है जो एकदम खुला हॉल होगा जिसमें खिड़कियां हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं जहाँ से एयर वेंटिलेट अच्छे से हो पा रही है, ओके। तो दोनों में से आप किस क्लासरूम में अच्छे से पढ़ पाओगे? ऑब्वियसली जहाँ पे क्या है, एयर की वेंटिलेशन अच्छी है, जहाँ पे लाइट अच्छे से बढ़ रही है, ओके। तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी क्या करती है, अफेक्ट करती है लर्निंग को। फिर आता है लर्निंग मटेरियल्स, ओके। अगर कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है और एक बुक ऐसी है जिसकी इजी है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इजी लैंग्वेज है जहाँ से हमें अच्छे से समझ आ रहा है वहाँ से हम इजीली समझ पाएंगे, ओके। या फिर क्या है, हमें सामने कुछ चीज़ दिखा के हमें कुछ समझाया जा रहा है, ओके, कंप्यूटर में हम देख रहे हैं, ओके, या फिर बुक में पढ़ रहे हैं, तो क्या चीज़, जो चीज़ हमें दिखाई और सुनाई दे रही है वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ना कि जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। तो लर्निंग मटेरियल्स भी क्या करते हैं, बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है नॉलेज ऑफ रिजल्ट और फीडबैक। अगर क्या करेंगे, बच्चे को सिर्फ हम पढ़ाते जाएंगे और उसके एग्ज़ाम नहीं लेंगे, उसको फीडबैक नहीं देंगे, जैसे क्या करते हैं टीचर, डेली या वीकली टेस्ट रखते हैं बच्चे, किस लिए, उसको फीडबैक देने के लिए, ठीक है। और उसमें बच्चे को क्या होता है, थोड़ा डर होता है कि मुझे क्या, मेरा टेस्ट है और मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, तो उससे क्या मिलेगा, वो चीज़ मेरे रिजल्ट को अफेक्ट करेगी, मुझे फीडबैक देगी। तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट और फीडबैक क्या है, एक तरह का इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है, एक तरह से पॉजिटिवली बच्चे को फीडबैक देता है, ठीक है, कि बच्चे को अपना आइडिया रहता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या मुझे और नीड है और ज़्यादा प्रैक्टिस की और ज़्यादा पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ वर्किंग पीरियड्स, ठीक, जैसे क्या है, हम लोग स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, फिर 30-40 मिनट्स के बाद क्या है, हमारा दिमाग सोने लगता है या थकने लगता है। तो जो पीरियड्स की लेंथ है स्कूल में वो भी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे क्या करें, ज़्यादा हेक्टिक फील ना करें, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वर्किंग पीरियड्स भी क्या करती है, अफेक्ट करती है लर्निंग को, ओके। जब आधे घंटे का पीरियड होता है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, ओके, और 1 घंटे के पीरियड में हम क्या करते हैं, एंड तक बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये क्या आगे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गए, जैसे फिजिकल कंडीशंस हो गई, होम इन्वायरमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, लर्निंग मटेरियल, बच्चे को फीडबैक देना और पीरियड्स की लेंथ कम होना, ठीक है। कम मतलब बहुत कम भी, 15 मिनट भी ना हो, 1 आवर भी ना हो, ओके, 30-40 मिनट्स हो, जिससे हमारा माइंड क्या करे, अच्छे से काम कर सके जितना टाइम, ओके। तो ये आगे कुछ पर्सनल और
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो क्या करते हैं, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग कि टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट आता है मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है, जो मॉन्टेसरी मेथड है किसने दिया था, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था, जो कौन थी, एक इटालियन एजुकेटर और फिजिशियन थी। ठीक है, किसने दिया है मॉन्टेसरी मेथड, मारिया मॉन्टेसरी ने। ओके, इजी है, नाम याद रखना। फिर उसके बाद आता है, उन्होंने क्या बोला कि चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन हैव देयर ओन इंटीग्रल गाइडेंस फॉर सेल्फ डायरेक्टेड डेवलपमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि बच्चा क्या करता है, बर्थ के बाद से ही चीज़ों को देखने लगता है और चीज़ों को सीखने लगता है। उन्होंने किसको इम्पॉर्टेंस दी, बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ओके, या इन्वायरमेंट है, सोशल इंटरेक्शन है, इमोशनल स्किल्स हैं, इन सब को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी उन्होंने। ठीक है, इन्होंने एनकरेज किया कि जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो ऑब्वियसली लर्निंग को अफेक्ट करेंगी, इसलिए हमारे टीचिंग मेथड कैसे होने चाहिए, उन बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। ठीक है, उनका जो टोटल मॉन्टेसरी मेथड का आइडिया था वो क्या था कि जो लर्निंग है थ्रू प्लेइंग होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है, प्री स्कूल लेवल पे। ओके, जो प्री स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पे हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, मॉन्टेसरी मेथड का यूज़ करेंगे। क्योंकि इन्होंने बोला कि बच्चे जैसे टॉय से अगर ज़्यादा खेलते हैं तो वो ज़्यादा लर्न करते हैं। ओके, एज़ कंपेरिजन टू अगर हम उनको क्या करेंगे, बुकिश नॉलेज देंगे। ठीक है, बच्चे खेल खेल में ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, इसीलिए किसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, प्री स्कूल लेवल के लिए एप्लीकेबल है। और क्या बोला इन्होंने, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी। ठीक है, और क्या बोला कि जो बच्चे हैं वो उनमें खुद में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, एक तरह से बच्चों को खेल खेल में चीज़ों को समझाना है। ठीक है, ये क्या आ गया, मॉन्टेसरी मेथड गिवन बाय मारिया मॉन्टेसरी। किसके लिए बहुत अच्छा है, प्री स्कूल लेवल के लिए, और बच्चों ने किस तरह लर्न करना है, थ्रू प्लेइंग। फिर आता है किंडरगार्टन मेथड। ठीक है, किंडरगार्टन मेथड किसने दिया है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया था 1837 में। ओके, उनका क्या फोकस था, सेल्फ एक्टिविटी पे। सेल्फ एक्टिविटी से फ्रोबेल का क्या मतलब हुआ कि जो बच्चे हैं वो अपना डिसीजन खुद लें कि उन्हें क्या करना है, किस तरह चीज़ों को सीखना है, ना कि जो पेरेंट्स या अडल्ट या टीचर्स बोल लें उनके अकॉर्डिंग करना है। सेल्फ एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि बच्चे क्या हैं, बच्चों में इतनी मेंटल कैपेबिलिटी है कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो उन्हें क्या करना है, अपने डिसीजन खुद लेने हैं। ओके, और क्या बोला उन्होंने कि एजुकेशन कैसी प्रोसेस है, एक किसके लिए हेल्पफुल है, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए। मतलब क्या करना है, एजुकेशन किसके लिए नेसेसरी है, फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ। और क्या बोला फ्रोबेल ने कि जो थ्योरी है और प्रैक्टिस है, जो हम मतलब लर्न करते हैं, ओके, और जो हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा वो हम अप्लाई भी कर सके अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, क्या दिया, और प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग भी दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है प्ले वे मेथड किसने दिया है, तो क्या बोलेंगे हम, फ्रोबेल ने दिया है। ठीक है, उसके बाद किस पे डिपेंड है, ये सेल्फ एक्टिविटी पे है, और क्या है, जो थ्योरी है और प्रैक्टिस है उस पर क्या होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, किसने दिया है, विलियम एच किलपैट्रिक ने 1980 में दिया है। ओके, हमें पता है प्रोजेक्ट मेथड का हम यूज़ ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं, साइंस में करते हैं। ठीक है, और आजकल क्या है और सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं, बट ये क्या है, थोड़ा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसकी अगर प्रिंसिपल्स की बात करें तो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सबसे पहले आ गया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको क्या कर सकें, हम अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस का क्या मतलब हुआ कि हम क्या करें, हमारा माइंड रेडी होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, हम चीज़ों को करके सीखते हैं। फिर आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में क्या हुआ कि हम एक तरह से ग्रुप वर्क करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, उसकी वजह से, और प्रोजेक्ट करते टाइम हम क्या करते हैं, अपने स्कूल के आसपास भी जाते हैं, घर के आसपास जाते हैं कुछ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये चीज़ किस चीज़ में हेल्प करती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब एक चीज़ क्या करती है, एक सब्जेक्ट में अगर हम कुछ लर्न कर रहे हैं वो हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में भी हमें हेल्प करे। ओके,
जैसे मान लो क्या किया हमने, साइंस में कुछ चीज़ सीखी, जैसे नेचुरल सोर्सेज के बारे में पढ़ा, तो ये चीज़ें हमें सोशल स्टडीज़ में भी हेल्प करेगी। ओके, तो जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके प्रिंसिपल के आगे कि वो क्या करेगा, बच्चों को ग्रुप वर्क में या एक दूसरे की हेल्प करने में करना सिखाता है। ओके, लर्निंग बाय डूइंग सिखाता है, इंटरडिसिप्लिनरी है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। और अगर पूछा जाए कि किसने दिया है, तो विलियम एच किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड डेवलप किया था 1918 में। ठीक है, अब क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और हर सब्जेक्ट में हम प्रोजेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्कूल्स में इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होते हैं। ओके, होंगे भी तो बहुत कॉस्टली होंगे, जो हम क्या कर सकते हैं, परचेज नहीं कर पाते। ठीक है, बट एडवांटेजेस भी हैं। क्यों, ये क्या एडवांटेज हैं कि इससे हम क्या करते हैं, जो चीज़ बच्चा प्रोजेक्ट के थ्रू सीखता है वो लंबे टाइम तक उसके दिमाग में रहता है और उस चीज़ को वो अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। सबसे पहले बात करें इंडक्टिव मेथड, तो इंडक्टिव मेथड क्या हो गया, यहाँ पे टीचर क्या करेगा, पहले रूल प्रेजेंट करेगा। ओके, सॉरी, पहले एग्जाम्पल प्रेजेंट करेगा तब वो रूल सेट करेगा। ठीक है, मतलब कहाँ से चलेगा, एग्जाम्पल टू रूल चलेगा। जैसे कि क्या हो गया, बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको हमने क्या करना है, टेंसेस सिखाने, तो हम क्या करेंगे, जो टीचर है सबसे पहले क्या करेगी कि बच्चे को बोलेगी, जैसे मैं वहाँ गई थी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। ठीक है, कल मैं वहाँ जाऊँगी, मतलब इस तरह से डिफरेंट क्या करेगी, पहले एग्जाम्पल्स देंगे बच्चे को, फिर उसके बाद भी बताएंगे कि कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है। ठीक है, मतलब पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए। ओके, बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि वो किसके बारे में स्टडी करने जा रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, उसके बाद उनको एक रूल सेट कर दिया, मतलब अब बता दें कि ये क्या है, टेंसेस हैं। ठीक है, तो मतलब ब्रॉड टू स्मॉल आते हैं, बहुत सारे पहले दुनिया भर के एग्जाम्पल्स दे दिए, फिर एक रूल सेट कर दिया। किसके लिए यूज़फुल है, प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज़फुल है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, बट बच्चे को क्या है, एकदम से हम रूल नहीं सिखाएंगे, एग्जाम्पल देंगे जिससे बच्चे को थोड़ा आइडिया हो जाता है, उसके बाद हम रूल सेट कर देंगे। फिर आता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड्स में जो टीचर है वो डायरेक्टली क्या बता देगी बच्चों को कि आज हम ये पढ़ेंगे, जैसे आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आज हम अलजबरा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले क्या करेंगे, रूल देंगे, तब हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। ठीक है, कोई भी रूल हो गया, ठीक है, वो रूल दे दिया, फिर क्या करेंगे, उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स देंगे, उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो किसके लिए यूज़फुल है, हायर क्लासेस के लिए। ठीक है, जैसे हाई क्लासेस में हम क्या करते हैं, पहले एक थ्योरम पढ़ लेंगे, ठीक है, एक रूल पढ़ लिया, फिर उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस निकलते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे हाई क्लासेस है उनका सिलेबस थोड़ा वाइड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले हम रूल दे देंगे, उसके बाद अगर बच्चे को रूल पता होगा तो चाहे प्रॉब्लम किसी भी टाइप की होगी वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये थोड़ा सा टाइम सेविंग है। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड किसके लिए यूज़फुल है, प्राइमरी क्लासेस के लिए। ठीक है, और जो डिडक्टिव मेथड है किसके लिए यूज़फुल है, हाई क्लासेस के लिए। इंडक्टिव मेथड में हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, देन रूल सेट करते हैं, और डिडक्टिव मेथड में पहले हम रूल बता देंगे, पहले बच्चों को बता देंगे एग्जैक्ट हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए। क्या क्या चीज़ें आगे, लर्निंग क्या है, लर्निंग और डेवलपमेंट किस तरह इंटर रिलेटेड हैं, लर्निंग को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, पर्सनल फैक्टर्स कौन से हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हो गए, उसके बाद डिफरेंट मेथड के आगे मॉन्टेसरी मेथड आ गया जो प्री स्कूल के लिए एप्लीकेबल है, किंडरगार्टन मेथड आ गया। ओके, उसके बाद इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स आ गए। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हु हैज़ गिवन किंडरगार्टन मेथड ऑफ टीचिंग, किसने दिया था किंडरगार्टन मेथड, मारिया ने दिया था, एफ फ्रोबेल ने दिया था, या किलपैट्रिक ने दिया था। हमें पता है मारिया ने क्या दिया, मॉन्टेसरी मेथड दिया है, फ्रोबेल ने कौन सा दिया है, किंडरगार्टन मेथड दिया है, और किलपैट्रिक ने कौन सा, प्रोजेक्ट मेथड। तो यहाँ पे क्या पूछा है, किंडरगार्टन, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया, फ्रोबेल ने दिया था। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट व्यू, जो गेस्टॉल्ट व्यू है उनके अकॉर्डिंग क्या है, लर्निंग इज टोटल रिएक्शन ऑफ टोटल सिचुएशन, लर्निंग डिपेंड्स अपॉन री-इन्फोर्समेंट, क्या लर्निंग री-इन्फोर्समेंट पे डिपेंड करती है, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर ओनली, या लर्निंग सिर्फ बिहेवियर में चेंज लाना है। ठीक है, तो गेस्टॉल्टवादी व्यू क्या था कि जो लर्निंग है वो किस पे डिपेंड करती है, टोटल रिएक्शन है टोटल सिचुएशन का।
ठीक है, कि कोई सिचुएशन है उसका टोटली हम किस तरह उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोला, लर्निंग बोला। तो ये क्या आंसर हो गया, इसका ए आंसर हो गया। उसके बाद है लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस। लर्निंग और डेवलपमेंट क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस आफ्टर डेवलपमेंट, क्या लर्निंग डेवलपमेंट के बाद होती है, या दोनों इंटररिलेटेड नहीं है। तो अगर लर्निंग या डेवलपमेंट की बात करें तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस हैं, ये सही हो गया। लर्निंग टेक्स प्लेस आफ्टर डेवलपमेंट, नो, जो डेवलपमेंट है वो किसके बाद होती है, लर्निंग के बाद, तो ये नो होगा। नॉट इंटररिलेटेड, ये भी नो होगा, कि हमें पता है कि लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों कैसे हैं, इंटररिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, दोनों कैसी हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस। उसके बाद आता है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। आगे जो दिया है उनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, क्या याद रखना है, नॉट याद रखना है यहाँ पे। ओके, इज नॉट ट्रू अबाउट डिडक्टिव अप्रोच। तो पहला आ गया इट गोज़ फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, सेकेंड आ गया इट इज़ सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, देन आ गया इट इज़ टाइम सेविंग। ओके, डिडक्टिव अप्रोच हमें बताया कि कैसी है, टाइम सेविंग है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद इट इज़ सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, यस ये सुटेबल है हायर क्लासेस के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो नॉट पूछा है तो इज़ नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, इट गोज़ फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। हमें बताया कि डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, पहले रूल बता देंगे बच्चे को, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स देंगे। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये सही होगा। ओके, तो ये क्या आगे क्वेश्चंस आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जैसे मॉन्टेसरी मेथड किसने दिया है, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, या किलपैट्रिक ने कौन सा मेथड दिया है, या फ्रोबेल ने कौन सा मेथड दिया है, इस टाइप के घुमा के भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, जो बिहेवियरिस्ट थे कौन से, जो स्किनर है वो भी बिहेवियरिस्ट हैं, जो मतलब जिन्होंने बात की है कि जो हम लर्न करते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, वो सारे क्या हैं, बिहेवियरिस्ट हैं। ओके, और जो ये बात करेंगे कि जो लर्निंग है वो क्या है, टोटल रिएक्शन ऑफ टोटल सिचुएशन है, मतलब होलनेस ऑफ सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, वो क्या कौन से हैं, गेस्टोल्डवादी हैं। ठीक है, अगर बात करें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म तो कौन से हैं, JB वॉटसन हैं। ओके, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।